अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, वो कुछ बल्कि ऐसे कह लें कि आज का जो लेक्चर है उसमें आपको कुछ प्रीवियसली जो काम हमने किया, जितने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, वो दोबारा एक गो थ्रू आपको उसका मिल जाएगा। दूसरा ये है कि आपको एक लेट से एक कह लो कि एक पाइपलाइन हम उसके लिए बनाएंगे काम करने के लिए कि काम आपको जब करना हो और कैसे आप लोग करोगे। दो चीज़ें इसमें हम देखेंगे। एक हम एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, और एप्लीकेशन आर्किटेक्चर से हम मूव करेंगे टुवर्ड्स सिस्टम आर्किटेक्चर। थोड़ा सा डिफरेंस है एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में एंड सिस्टम आर्किटेक्चर में, उसको आप लोग देखोगे। और कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो हमने पहले पढ़े हैं उसकी एक बार जस्ट एक दोबारा से एक गो थ्रू हो जाएगा ताकि आपको पता चले कि स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करते हैं। तो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को आप ऐसे कंसिडर करो, लेट से कि कोई भी ई कॉमर्स एक साइट, हम इस ई कॉमर्स एक एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन का जब वर्ड हम यूज़ करें तो इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिकली हम सिर्फ सॉफ्टवेयर पार्ट की बात कर रहे हैं। जब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की बात की जाए तो स्पेसिफिकली हम उस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब एप्लीकेशन से हम बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम में फिर सब चीज़ें आ जाती हैं। सिस्टम में आपके पास फिर आपका हार्डवेयर भी आपको देखना पड़ेगा, सिस्टम में आपके पास नेटवर्क भी आ जाएगा, ठीक है। सिस्टम में आपके पास सब कुछ आ जाता है। जब सिंपल एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना हो तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं टुवर्ड्स रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को उठाते हैं, उसको देखते हैं और उसमें जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको लेके हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आपको क्या मिलेगा, या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आपको क्या मिलता है? तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आपको दो चीज़ें मिलती हैं मेनली। एक आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और दूसरा आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन दोनों में? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए इन दोनों रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों को दी है और बस उसकी डेडलाइन भी हो गई है, तो मैं कोशिश करूँ कि आज उसको देख लूँ, सबमिट कर दिए ना आप लोगों ने? अच्छा। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, अभी आपको जब ये दो फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करने के लिए आपने लेट से यूज केसेस वगैरह बनाए होंगे, ठीक है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन कुछ आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से मिल जाएगी, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से मिल जाएगी, दैट इज डोमेन मॉडल। अब डोमेन मॉडल क्या है? डोमेन का वर्ड कई दफ़ा यूज हुआ है और पहले भी बताया है, तो क्लियर है सबको? डोमेन का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में अगर आप देखो, जो आपको असाइनमेंट के लिए जो मैंने गाइडलाइन दी थी कि ये कुछ स्टेप्स हैं ये इसमें होने चाहिए, तो उसमें एक चीज़ मैंने ये भी ऐड की थी डोमेन मॉडल की। डोमेन मॉडल का मतलब ये है कि आप जिस एरिया में या जिस स्पेसिफिकली जिस कंपनी के लिए या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वहाँ पे वर्किंग कैसे होती है उसको उसको अंडरस्टैंड करना, दैट इज़ योर डोमेन। तो आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में डोमेन मॉडल मस्ट मिलेगा। अगर किसी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में डोमेन मॉडल की बात नहीं हो रही तो फिर वो एक इम्पैक्ट जाता है कि इन्होंने डोमेन को ठीक तरीके से स्टडी नहीं किया। अगर डोमेन को स्टडी किया है तो उसको वहाँ पे आपका मेंशन करना ज़रूरी है। तो डोमेन में ये है कि देखो आपको लेट्स से अगर बैंक की एग्जांपल लें तो वहाँ पे आप जनरली बता सकते हो कि बैंक में ट्रांजैक्शंस होंगी, बैंक में एटीएम होगा, कैश विड्रॉ होगा, ये एक्टिविटीज आप जनरली बता सकते हो। लेकिन बैंक के अंदर एक्चुअली काम होता कैसे है वो आप नहीं बता सकते। और डेबिट क्रेडिट की जो चीज़ें हैं तो वो वहाँ पे आपको डोमेन स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो ये आपके पास एक डोमेन की एक प्रोफाइल बनाई, क्लास डायग्राम तो मत कहो उसे, लेकिन बस ऑब्जेक्ट डायग्राम कह लो। और इसमें जस्ट उन्होंने ये समझाने की कोशिश की गई है कि वी हैव अ कस्टमर, कस्टमर की एक प्रोफाइल होगी,
बिलिंग का मैकेनिज्म होगा, शिपिंग का मैकेनिज्म होगा, और इस तरीके से डोमेन को यहाँ पे मेंशन किया। ये चीज़ आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में अगेन मिलेगी। अच्छा, उसके बाद लो लेवल डिज़ाइन, अगर सिर्फ हम एक एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, एप्लीकेशन से मतलब ये है कि आपके पास एक सिंपल वेब एप्लीकेशन है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। उस वेब एप्लीकेशन के लिए आपको आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है। तो उस वक्त हमारी, या डिज़ाइन की बात करें, उस वक्त हमारी अप्रोच क्या होती है, आप हमने ज़्यादा से ज़्यादा GUI बना लिया, ठीक है, यूज़ केसेस हमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से मिल जाएंगे, कंपोनेंट डायग्राम हमने बना ली, और उससे ज़्यादा डिटेल में जाए तो हम क्लास डायग्राम पे जाते हैं और कोड हम करते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की एप्लीकेशन है, लेट्स से एक वेब एप्लीकेशन है, तो उसके लिए हमें डिटेल डिज़ाइन की ज़रूरत, सॉरी आर्किटेक्चर की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती कि जस्ट वी आर अज्यूमिंग कि एक वेब एप्लीकेशन है, कुछ इसके यूज़र्स हैं, और एक ही सर्वर पर लेट से रिप्लाई होगी, और दैट्स इट। तो उसके लिए तो आप अगर आर्किटेक्चर डिज़ाइन नहीं भी करते और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से कुछ इन्फो लेते हो और आप जस्ट यहाँ पे ये प्रोसेस कर रहे हो, सारा ये प्रोसेस, तो इट्स ओके। बट व्हेन इट कम्स टू अ लार्ज स्केल सिस्टम, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ जो और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उस पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सिंपल वेब एप्लीकेशन, सिंपल डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो उसके लिए तो भाई ये अप्रोचेज है। आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स को देखो, उसमें यूज केसेस बने होंगे, डिफरेंट डायग्राम्स यूज की होंगी, उसके थोड़ा डोमेन देख लियो, और क्लास डायग्राम एंड कोड, ये तो आप स्ट्रेट अवे ये काम ऐसे कर सकते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ लार्ज स्केल सिस्टम जिसके नंबर ऑफ यूजर्स भी ज़्यादा है, तो फिर आपको आर्किटेक्चर की तरफ जाना ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम एक सिस्टम की बात करें, मीन्स एप्लीकेशन आर्किटेक्चर से हम निकल कर कंप्लीट सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करें, तो इट्स मीन कि यहाँ पे हम हार्डवेयर नेटवर्क हर चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। तो उस वक्त हमें ये सारे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को देखना है। उस वक्त फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारे पास जितनी भी हैं, जितना जितना जो हमारे इंटरेस्ट की है, उसको हमने देखना है। और फिर सारी जो हमारी एफर्ट है ना, वो इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को अचीव करने में गुजरती है, लाइक स्पीड, ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। मोबाइल सपोर्ट से मतलब ये है कि स्केलेबिलिटी की, सेम एप्लीकेशन है, इसको मोबाइल पे भी स्केल कर सके, ठीक है। डेस्कटॉप में सॉरी वेब एप्लीकेशन है और उसी का मोबाइल वर्जन भी चाहिए। अच्छा, लार्ज स्टोरेज हमें चाहिए, ठीक है, उसकी डिप्लॉयमेंट, उसकी सिक्योरिटी। तो ये सारे जो है ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। अब मैंने कई बार ये स्टेटमेंट यूज़ की कि जो आर्किटेक्चर है आपके पास, दैट इज़ ऑल अबाउट अचीविंग क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। आपका जो आर्किटेक्चर है, जो हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, तो उस आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना हमारे पास, वही होता है कि वी ट्राई टू अचीव क्वालिटी एट्रीब्यूट्स थ्रू आवर आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर में जब जब कभी भी आप कोई भी आर्किटेक्चर देखोगे ना, लेट्स से किसी का भी आर्किटेक्चर, और उन्होंने अगर कोई आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है, तो वो कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्लेम कर रहे होंगे। अगर वो कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्लेम नहीं कर रहे, तो इट्स मीन कि उनके आर्किटेक्चर का कोई यूज़ नहीं है। जब भी आप आर्किटेक्चर बनाओगे, तो आप एक एक आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि इस आर्किटेक्चर में आपको अगर लेट्स से स्केलेबिलिटी ज़्यादा है, रिलायबल ज़्यादा है, ठीक है, सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो अगर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को आर्किटेक्चर से निकाल दें, तो फिर आपके पास आर्किटेक्चर का कोई मतलब नहीं बनता। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। और आर्किटेक्चर भी हम जो बात करते हैं ना स्पेसिफिकली, वो है लार्ज स्केल सिस्टम्स की, ठीक है। जब सिस्टम का स्केल काफ़ी बड़ा हो, तो उसके लिए हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। सिंपल जैसे आपको एप्लीकेशन दी, तो उसका भी आर्किटेक्चर होता है, लेकिन वो इंतहाई सिंपल आर्किटेक्चर होता है। जस्ट कंपोनेंट्स आपने वो कर लिए, ठीक है, और कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन शो कर दिया, बात खत्म। लेकिन जब आपके पास एक लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो फिर आपके पास आपको ये सारी चीज़ें उसमें देखनी होती है, ठीक है। अच्छा, आज के इलेक्शन में पुरानी बातें भी काफ़ी आ रही है, लेकिन मकसद इसका ये था कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और जो आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, इसको लिंक करना। तो आपने जो लेट्स से
आपने अभी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाया तो उसमें डेफिनेटली आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में लिखा होगा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, डोमेन मॉडल, और जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वट जो भी आपने किया वो सब चीज़ें की होंगी। अब हम वी आर अज्यूमिंग कि हमने एक सिस्टम आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि उस आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हम जाएं दोबारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की तरफ। अगर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमारे पास है तभी हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं और उसकी डिटेल डिज़ाइन की तरफ फिर हम जा सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आपको मेनली दो चीज़ें मिलेंगी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये तो आपको मस्ट मिलेंगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ी ये भी साथ साथ बता रहा हूँ कि जब आप असाइनमेंट नंबर 2 जो आपको अभी मैं दूंगा तो उसमें ये है कि कोई भी केस स्टडी दूंगा तो आपने अपना जो भी प्लान है, जो भी आपने टेम्पलेट बनाया रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, तो वो आपने उस केस स्टडी पे मैप करना है। ठीक है, जो स्टेप्स आपने लिखे हैं अब इस केस स्टडी के लिए उसके लिए आपने उस सारे स्टेप्स को परफॉर्म करना है। लेट्स से आपने कहा स्टेप 1 में मैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखूंगा, उसके बाद उसको उसका एनालिसिस करने के लिए मैं यूज़ केसेस बनाऊंगा। तो छोटी केस स्टडी दूंगा जिसमें इतनी ज़्यादा वो ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर केस स्टडी ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा यूज़ केसेस, ज़्यादा एक्टिविटी डायग्राम बनेगी तो फिर टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो केस स्टडी में कोशिश करूँगा कि छोटी सी केस स्टडी हो जिसमें आपके पास हार्डली एक दो एक्टर्स हो और कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो। ठीक है, तो आपने उसके लिए फिर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाना होगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, डोमेन मॉडल और प्लस आपको मिलेंगी आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो अ, इसमें आप ये भी देखो कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आप कैसे स्पेसिफाई करोगे। आप ऐसे स्पेसिफाई करोगे कि आपका वहाँ पे जो कंसर्न होगा लेट्स से वो परफॉर्मेंस होगा, तो आप डिफरेंट सिनेरियोज को सोचोगे। ठीक है, कि परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए लेट्स से, तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, ये रिक्वायरमेंट्स आपके पास कैदर होंगी, उसके हिसाब से आप हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट को आप कोशिश करोगे कि उसको मैप किया जाए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, किस तरह से, ये लेट्स से अगर कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट है मेरे पास, लेट्स से एक सिंपल यूज केस है लॉगिन का। ठीक है, कि यूजर्स आते हैं और वो लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद ही वो अपना नेक्स्ट जो भी ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। अब लॉगिन जो है ना, ये एक आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ एक एक कह लो या एक से ज़्यादा कह लो कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी एसोसिएट है। ठीक है, कैसे इसके साथ एसोसिएट है उसको देखते हैं। लॉगिन इज सिंपल फंक्शनैलिटी कि जिसमें आप यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करो और आप लॉगिन हो जाओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो लॉगिन का हमारा पेज है, ठीक है, एक यूज़र तो लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, कितने नंबर ऑफ यूजर्स होंगे जो लॉगिन होंगे। तो यहाँ पे एक जो हमारा कंसर्न है वो है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस, कि कितना लोड ये वेब एप्लीकेशन का ये पेज बियर कर सकता है, कितना लोड ये वो कर सकता है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को ये इंटरटेन कर सकता है। ये तो एक कंसर्न आपका आ गया टुवर्ड्स परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर आप ये देखोगे कि इस पेज पे लेट्स से परफॉर्मेंस के बाद अगर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखो तो हम कहते हैं कि इस पेज पे डॉस अटैक भी हो सकता है। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, पता है ना। ठीक है, इस पेज पे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी हो सकता है। तो अब आप देखो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी मेरी लॉगिन, उस एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ मैंने उसका सोचा, परफॉर्मेंस का सोचा। उसी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ मैंने फिर सिक्योरिटी का सोचा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का। ठीक है, तो इसी तरह आप जितनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, हर अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ना मतलब नॉन फंक्शनल फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है ना, वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बगैर भी उनका कोई एज सच मतलब नहीं निकलता। वो मतलब उसका है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की क्वालिटी जो है वो नहीं होती। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल दे दी कि फंक्शनली तो ये ठीक होगा, ये लॉगिन का जो भी लॉगिन के एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर सिक्योर नहीं है ये पेज तब एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मिलेंगी। तो आप भी जब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाओ इन योर असाइनमेंट नंबर 2, तो आप जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसके साथ आप
कोशिश करो कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को क्या करो, एसोसिएट करो। ठीक है। अच्छा, आपको परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट्स लिखी मिलेंगी, आपको स्केलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई मिलेंगी आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में, आपको अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी। ठीक है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि अगर हम अवेलेबिलिटी या रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कितनी रिलायबिलिटी हमें चाहिए। ठीक है, कितना हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि शायद कुछ एप्लीकेशंस हों जिसमें आप कहो कि 80 टू 90% हमने टेस्ट किया और 80 टू 90% रिलायबिलिटी आई, तो आप उसको कहोगे कि यस इट्स एक्सेप्टेबल। लेकिन शायद कुछ ऐसे केसेस हो, कुछ ऐसे हेल्थ क्रिटिकल सिस्टम्स हो जिसमें आपकी ये डिमांड होगी कि जैसे ये 99.9999% की बिल्कुल एक्यूरेट हो और बिल्कुल रिलायबल हो, क्योंकि हेल्थ क्रिटिकल सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि जिसके फेल होने से आपके पास जानी नुकसान का खर्चा होता है। ठीक है, तो उस केस में अगर आप देखो तो फिर आप कहोगे कि 99% रिलायबिलिटी आपको चाहिए। अच्छा, अभी ये जब हम टेस्टिंग की फेज में जाएंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन इन चीज़ों को टेस्ट कैसे करना है। कोड को टेस्ट करने के लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे जे यूनिट, क्योंकि वो काम करना हमारे लिए आसान है। लेकिन इस तरह की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करना ना इस लेवल पे थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, परफॉर्मेंस को फिर कर लेंगे, लेकिन स्केलेबिलिटी को टेस्ट करना, रिलायबिलिटी को टेस्ट करना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको उसका टूल्स भी बता दूंगा और उसके मैं आपको प्रॉपर एक स्टेप्स बता दूंगा कि इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। हम जो हम जो टेस्टिंग करेंगे वो हम करेंगे कोड की। ठीक है, हम देखेंगे कि हमने ये कोड लिखा है, अब इस कोड को कैसे टेस्ट करें। ठीक है, कोड के लिए कैसे डेटा जनरेट करें, तो हम वो टेस्टिंग करेंगे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम इतना खास टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की डोमेन मॉडल मिल गया, इस तरह नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपको सारी स्पेसिफाई होंगी। यहाँ तक जब आप आ जाओगे, जब आपको सारी रिक्वायरमेंट्स मिल गई, अब आप क्या करोगे, अब आपका काम है, अब आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना स्टार्ट करोगे। तो फिर आप अपनी नॉलेज का जो ग्राफ है उसको रिकॉल करो और आप देखो कि इन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल जो है दैट इज़ मोस्ट सुटेबल। तो आपने डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स पढ़े हैं, अब आप देखोगे कि इन रिक्वायरमेंट्स के लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स प्लस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होने चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए, और इस पे हमने कैसे आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करना है। अच्छा, आर्किटेक्चर के लिए पहले डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है आपका, आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को देखोगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में यू विल डिसाइड कि कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल हम यूज़ करें। आर्किटेक्चर स्टाइल को आप जब लेट से चूज़ करते हो तो वो आप इनइक्वालिटी एट्रीब्यूट्स को देखोगे कि आपकी कोशिश ये होगी कि वो आर्किटेक्चर स्टाइल चूज़ किया जाए जो स्केलेबल भी हो। ठीक है, जिसकी अच्छा स्केलेबिलिटी तो आपको किसी आर्किटेक्चर स्टाइल से मिल जाएगी। जैसे हम कहते हैं लेट से माइक्रो सर्विस सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर स्टाइल, इसमें हम कहते हैं यूजिबिलिटी ज़्यादा है, स्केलेबल है। कैसे है अभी इसको देखते हैं। लेकिन ये जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के लिए ये आपको खुद से इन्फोर्स करनी पड़ेगी। ये आप नहीं कह सकते एज सच कि अगर मैं लेट्स से कोई भी आर्किटेक्चर स्टाइल, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर स्टाइल यूज़ करता हूँ तो सिक्योरिटी मुझे अचीव होगी। नहीं, सिक्योरिटी इज समथिंग कि ये आपको खुद इन्फोर्स करनी होगी। इसी तरह अगर रिलायबिलिटी की भी बात करें तो स्ट्रेट अवे कोई भी आर्किटेक्चर स्टाइल ये नहीं कहता कि अगर आप इस स्टाइल पे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हो, ठीक है, तो वो रिलायबल होगा। कोई आर्किटेक्चर स्टाइल भी ये नहीं कहता। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के लिए भी कोई आर्किटेक्चर स्टाइल स्ट्रेट अवे नहीं कहता कि अगर आपने ये आर्किटेक्चर स्टाइल यूज़ किया तो परफॉर्मेंस अचीव होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बहुत से और फैक्टर्स हैं। इसी तरह रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए और बहुत से फैक्टर्स। लेकिन स्केलेबिलिटी एक ऐसा क्वालिटी एट्रीब्यूट है जो आप डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल जो है ना वो इसको क्लेम करते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताया था रेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल। ठीक है, रेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल ने ये क्लेम किया था। ठीक है, परफॉर्मेंस का क्लेम भी किया था, लेकिन परफॉर्मेंस से ज़्यादा जो उसका मेन जो क्लेम था वो किसके बारे में था, स्केलेबिलिटी के बारे में। इसी तरह फिर हम सर्विस ओरिएंटेड माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं, वो भी स्केलेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो
स्टेप नंबर 1 रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को आपने देखा, उसके अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 2 आपने एक आर्किटेक्चर स्टाइल चूज किया। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 में आप ये करोगे कि आप उस आर्किटेक्चर स्टाइल के हिसाब से आप नंबर ऑफ, अगर सर्विसेज है तो नंबर ऑफ सर्विसेज वगैरह, लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास सर्विस ओरिएंटेड या माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर स्टाइल है, तो आप नंबर ऑफ सर्विसेज को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है कि ये सर्विसेज होंगे, अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे होगा, और अब वन बाय वन आप इन सारे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को उसमें लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी को लाने के लिए लेट्स से हम क्या करते हैं, क्या अप्रोचेस है हमारे पास। तो सबसे पहला जो स्केलेबिलिटी के लिए पॉइंट है वो ये है कि आपको जो आर्किटेक्चर है वो मोनोलिथिक नहीं होना चाहिए। मोनोलिथिक मीन्स के आपके पास वन एंड वन ऑल एक ही सिस्टम है, एक ही मेजर कंपोनेंट है और सब कुछ इसी के अंदर, ये मोनोलिथिक अप्रोच है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमें मॉड्यूलैरिटी की तरफ जाना है। ठीक है, ये आपके पास मॉड्यूलैरिटी आ गई। ठीक है, आपने क्लाइंट, ठीक है, वेब एप्लीकेशन, एक बिजनेस एप्लीकेशन और आपके पास डीबीएमएस। अच्छा, यहाँ पे आप मॉड्यूलैरिटी की बात हो रही है, यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो इसके बारे में पता है? इसको हम आर्किटेक्चर स्टाइल तो नहीं कहते, इसको हम कहते हैं डिज़ाइन पैटर्न, अगर कहें तो ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है इसके लिए। एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसको अगर डिज़ाइन पैटर्न कहते हैं ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वो इसलिए, पता है एमवीसी? नहीं पता? तो मान आपको भी नहीं पता एमवीसी। अच्छा, देखिए, एमवीसी एक डिज़ाइन पैटर्न है। ठीक है, अच्छा, इस डिज़ाइन पैटर्न में ये है कि आपके पास बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन, लाइक बहुत से ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे पीएचपी, एएसपी। तो उसमें आपको ये पीएचपी के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे लारवल हो गया, जो वेब टेक्नोलॉजीज पढ़े उसे पढ़े हैं, कोऑर्डिनेटर हो गया। तो ये वो फ्रेमवर्क्स है ना जो एमवीसी बेस्ड है। ठीक है, इस फ्रेमवर्क को जब आप यूज़ करोगे ना, पीएचपी के फ्रेमवर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लारेवल, और इसके अलावा भी और है। ठीक है, वो भी एमवीसी है, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे, लेकिन ये दो अभी मेरे माइंड में है, लारेवल और दूसरा जो है कोऑर्डिनेटर। ये आपके पास जो फ्रेमवर्क है ये एमवीसी फ्रेमवर्क है। तो तो ये पीएचपी के फ्रेमवर्क, इसके में काम करने के लिए आपको पीएचपी आनी चाहिए। लेकिन जब आप इसमें काम करोगे तो इसमें काम करने का तरीका ये है कि यू हैव टू डिवाइड योर एप्लीकेशन इनटू 3 मेन मॉड्यूल्स, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। ठीक है, इन 3 मॉड्यूल्स पे आपने काम करना है। अब ये देखते हैं कि ये मॉडल क्या है, व्यू क्या है और कंट्रोलर क्या है। तो देखिए, व्यू नाम से जाहिर है कि व्यू का जो मॉड्यूल है उसमें हम फ्रंट एंड पे जो यूजर को हमने दिखाना है, जो फ्रंट एंड पे जो हमने काम करना है, वो काम हम व्यू में करते हैं। और व्यू में मींस आप क्या यूज करोगे, व्यू में जब आप काम कर रहे होगे, लेट्स से एक बंदा है वो व्यू पे काम कर रहा है, एक बंदा है वो मॉडल पे काम कर रहा है, और एक बंदा है कंट्रोलर पे काम कर रहा है। तो जो व्यू पे काम करेगा वो क्या करेगा, वो आपके पास मोस्टली ये HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, ये जो फ्रंट एंड पे यूज हो रही है, ठीक है, वो ये चीजें आपके पास यूज कर रहा होगा। ठीक है, ये तो आपके पास हो गया व्यू। वो व्यू डिसाइड करेगा कि इस वेब एप्लीकेशन के कितने व्यूज हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। उसका जो इंटरफेस है वो ये बंदा काम करेगा जो व्यू पे काम कर रहा है। अच्छा, मॉडल जो है, मॉडल को आप ऐसा ले लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको FE, फ्रंट एंड, और मॉडल को आप कंसिडर करो बैक एंड। ठीक है, अब फ्रंट एंड पे जो आपके पास एप्लीकेशन में जो डेटा आता है वो आपके बैक एंड से आता है। ठीक है, और बैक एंड के आपके डेटाबेस से। तो जो बंदा मॉडल पे काम कर रहा है वो डेटाबेस से फेच कैसे किया जाएगा, डेटाबेस पे डेटा इंसर्ट कैसे किया जाएगा, सिंपली मीन्स वो यहाँ पे क्यूरीज दिखेगा। ठीक है, वो क्यूरीज दिखेगा और वो क्यूरीज आपके पास डेटाबेस से आपको डेटा फेच करके ला कर देगी। तो ये काम आपका कहाँ पे हो गया, मॉडल पे। अच्छा, तो अब ये है कि कंट्रोलर क्या कर रहा है। तो कंट्रोलर को आप अगर देखो तो वो इन दोनों लेयर्स के बीच में, व्यू और व्यू और मॉडल के बीच में, तो कंट्रोलर इन दोनों को क्या करेगा, इन दोनों को लिंक करेगा। ठीक है, मॉडल से क्यूरी आई और वो क्यूरी उठा के उसने व्यू पे लेकर गया। ठीक है, तो ये बताने का मकसद ये है कि ये आपको जितने फ्रेमवर्क्स लेट से मिलेंगे ना, तो वो इस
मेजॉरिटी ऑफ केस वो आपको किसी मॉड्यूलर अप्रोच की बेस पे मिलेंगे। जैसे आपको ये बता दें ये एमवीसी बेस है, तो मॉड्यूलरिटी आपको हर जगह पे नज़र आएगी, और ये एक मेन डिज़ाइन पैटर्न है या डिज़ाइन प्रिंसिपल है कि यू हैव टू अचीव मॉड्यूलरिटी। अच्छा, ये तो मॉड्यूलरिटी की हमने बात कर ली। फिर हमने बात ये की थी कि आपको अगर स्केलेबिलिटी अचीव करनी है, ठीक है, तो एक तो हमने बात की थी रेस्ट की, ठीक है, वो हमने डिटेल से डिस्कस किया था, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने कुछ काम आपके लिए आपको टास्क दिया था, कि आपको कहा था कि मैंने कहा था कि आप ज़रा देखें कि सर्विस ओरिएंटेड माइक्रो सर्विसेज एसिंक्रोनस आर्किटेक्चर ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो वो बात मुझसे तो फिर भूल गई कि आपसे पूछूं, लेकिन आज दोबारा वो आ गई, तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि व्हाट इज सर्विस, ठीक है, व्हाट इज सर्विस। पहले तो आप ये बताएं कि सर्विस क्या होती है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जी, एनीथिंग दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। जी, सर्विस भगवान। नहीं, आप उसका बड़ा लिटरल मीनिंग जेनेरिक सा मतलब निकाल रहे हो ना। सर्विस के कोई कंपोनेंट है, वो कुछ उसको कुछ मैंने इनपुट दिया, मुझे आउटपुट दिया, तो वो एक सर्विस है। सर्विस के लिए एक खास बात बताई थी जुनेद। क्या कहते हैं? बोरो करता है। अच्छा, चलिए रिपीट करते हैं, कोई नहीं। अच्छा देखिए, सर्विस के लिए मैंने आपको बताया था, वो सारी कहानी बताई थी कि वो रियूजेबिलिटी की सारी कहानी है। वो था फंक्शंस के बाद हम क्लासेस पे गए, क्लासेस के बाद हम पैकेजेस पे गए, फिर कंपोनेंट्स, ठीक है, और फिर उसके बाद सर्विसेज। तो सर्विस के बारे में आपको ये बताया था कि जो आप एक लिटरल मीनिंग ले रहे हो, लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि ये कंपोनेंट है, ठीक है, और ये कंपोनेंट कोई सर्विस दे रहा है। एक बात तो ये हो गई कि हम कहते हैं एक सॉफ्टवेयर का एक कंपोनेंट है, जब उसको कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस देता है, ये एक सर्विस है। लेकिन सर्विस के लिए जो मेन चीज़ थी, ठीक है, वो ये थी कि सर्विस को अपना जो रिस्पांस देना है ना, वो एक कॉमन इंटरफेस उसका होना चाहिए, और एक कॉमन फॉर्मेट में देना चाहिए जो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। बस ये एक पॉइंट याद रखो, तो आपको सर्विस कभी नहीं भूलेगी, ठीक है। सर्विस के लिए ज़रूरी ये है कि उसका जो रिस्पांस है ना, वो आपके पास एक ऐसे फॉर्म में हो जिसको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सके, ठीक है। तो आपको बताया भी था, जैसन हो गया और एक्सएमएल हो गया, ठीक है। तो इस एक्सएमएल से ज़्यादा भी जैसन यूज होता है। तो अगर हम जैसन की फॉर्मेट में लेट्स मैं किसी भी सर्विस को या एपीआई को हिट करता हूँ, रिस्पांस मुझे मिलता है इन द फॉर्म ऑफ जैसन, ठीक है, तो उसको मैं कह सकता हूँ कि दैट इज अ सर्विस। उससे होगा क्या कि ये जो लेट्स से जिस कंपोनेंट की या सर्विस की बात कर रहे हैं, लेट्स से ये आपके पास कंपोनेंट बना है इन पाइथन, ठीक है। रिस्पांस अपना ये पाइथन में ही देगा, ये रिस्पांस जो देगा वो किस में देगा, जेसन की फॉर्म में। और मैं जिस कंपोनेंट से इस सर्विस को यूज करना चाह रहा हूँ, और वो कंपोनेंट आप लेट्स से एज्यूम करो कि वो बना हुआ है जावा में, तो जावा एंड पाइथन आर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो दो डिफरेंट लैंग्वेज के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इस कॉमन फॉर्मेट के थ्रू। तो सर्विस के लिए आप हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी सर्विस का वर्ड हम यूज़ करें, तो उसके लिए और भी कुछ चीज़ें, लेकिन मेन ये चीज़ ज़रूरी है कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो हम एक ऐसे फॉर्म में दें जो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो उसको समझ सके। तो जैसन को ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज समझती है, कोई भी लैंग्वेज हो, तो जैसन की फॉर्म में आप उसके डेटा चेंज एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये आपके पास सर्विस का कंसेप्ट था। अब ये कैसे सिस्टम को स्केलेबल बनाता है, तो स्केलेबल बनाने का मकसद यहाँ पे जो है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनैलिटी है, ठीक है। आप अपने सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है उसका स्केल आप इजीली बढ़ा सकते हो। कैसे इजीली बढ़ा सकते हो, ठीक है। इजीली स्केल अप करने का मतलब ये है कि अब हमें जो लैंग्वेज बैरियर है वो तो ख़त्म हो गया, ठीक है। कंपोनेंट वन एक लैंग्वेज से बना, कंपोनेंट टू दूसरी लैंग्वेज से बना, कंपोनेंट थ्री के लिए मुझे लेट से कहीं पे लगता है कि मुझे कोई और लैंग्वेज ज़रूरी है, लेट से मुझे लगता है वैसे ही फॉर एग्जाम्पल कि एएसपी यूज़ करनी चाहिए यहाँ पे, वहाँ पे लाइब्रेरीज लेट से ज़्यादा है, और मुझे मुझे जो फंक्शनलिटी इस कंपोनेंट में चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एएसपी है, तो मैं एएसपी को यूज़ करूँ। लेकिन
अगर ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को आप यूज नहीं कर रहे, तो फिर आपके पास आप बाउंड हो गए, आप रिस्ट्रिक्ट हो गए कि अगर आपने कंपोनेंट वन पाइथन में बनाया है, ठीक है, और आपका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो सर्विस ओरिएंटेड नहीं है, तो आप जो जब भी इस सिस्टम का स्केल अप करना चाहोगे ना, ठीक है, न्यू फीचर्स ऐड करना चाहोगे, तो उसके लिए आप बाउंड हो गए कि आप वो दूसरा जो कंपोनेंट है वो भी पाइथन में लिखो, तीसरा फंक्शनलिटी है, तीसरा कंपोनेंट है वो भी आप पाइथन में लिखो। तो सर्विसेज आपको क्या करती है, वो आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ वेंडर, कोई भी टेक्नोलॉजीज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो, स्टिल दे कैन कम्युनिकेट। तो ये सारी कहानी थी सर्विसेज की। तो ये भी फंक्शनैलिटी को स्केल अप करने में अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। फिर वो आपके पास रेस्टफुल एपीआईज की बात की थी, ठीक है, वो भी आई डोंट थिंक सो कि इसको अगेन रिपीट करने की जरूरत है, बस जल्दी अभी सारी पुरानी चीजें हैं उसको जल्दी एक बार गो थ्रू करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने माइक्रो सर्विसेज की बात की थी। माइक्रो सर्विसेज बेसिकली वेरिएशन ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर स्टाइल, ठीक है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर स्टाइल की एक वेरिएशन है, ठीक है। इस पे भी हमने डिटेल से बात की थी कि हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर स्टाइल में जब लोग स्टार्ट में इसको यूज कर रहे थे, तो उनका डेटाबेस सबका क्या था, कॉमन होता था, तो वो एक पॉइंट पे आके फिर डिपेंडेंसी बढ़ जाती थी। तो यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज जिस बंदे ने ये टर्म काइन की, मार्टिन फाउलर इस तरह के नाम है, तो उसने ये कहा कि आप एक सर्विस को जितना इंडिपेंडेंट कर सकते हो उतना इंडिपेंडेंट उसको कर दो, ठीक है। तो माइक्रो से ज़्यादा, जितना मैंने इसको स्टडी किया, तो माइक्रो से ज़्यादा माइक्रो सर्विसेज में एक बात ये सामने नज़र आती है कि ये सर्विसेज स्मॉल है, ठीक है, ये सर्विसेज स्मॉल है, लेकिन स्मॉल पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ना ही जितना मैंने लिटरेचर स्टडी किया स्मॉल को लेके इतना किसी ने बात की। जो भी बात कर रहा है वो इस इंडिपेंडेंट सर्विसेज की बात कर रहा है कि हर सर्विस इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि स्मॉल की कोई रेंज डिफाइन नहीं है। तो आप कुछ सर्विसेज देखो तो वो आपको स्मॉल लगती ही नहीं है, ठीक है, वो कंप्लीट एक सर्विस लगती है, तो आप उसे माइक्रो सर्विसेज अगर इन टर्म्स ऑफ उसके साइज की बात करो ना, तो माइक्रो सर्विसेज लगती ही नहीं है, ठीक है, बस नाम माइक्रो सर्विस दिया हुआ है, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है ना वो उसके लिए क्या है कि आप एक सर्विस को जितना इंडिपेंडेंट बना सकते हो उसको इंडिपेंडेंट बना दो। तो फिर इस आर्किटेक्चर स्टाइल को जो कुछ टेक्नोलॉजीज है कंटेनर्स की, उसने सपोर्ट किया। वर्चुअल मशीन्स भी इसको कर सकती थी, लेकिन वर्चुअल मशीन्स भी इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, लेकिन वर्चुअल मशीन्स के कुछ सॉरी उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो उसके बाद इस आर्किटेक्चर स्टाइल को जो बूस्ट किया वो आपके कंटेनर टेक्नोलॉजी ने इसको बूस्ट किया, ठीक है। तो हमारी बात कहाँ से शुरू हो रही थी कि आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को देखोगे, उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जब आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन करोगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप हर एट्रीब्यूट को उस अपने आर्किटेक्चर पे लाने की कोशिश करोगे। तो हर एट्रीब्यूट कैसे अचीव होता है, उसके लिए कौन सी रिलेटेड लेट्स से टेक्नोलॉजीज है, वो आपको मैंने यहाँ बताई कि आप सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर स्टाइल यूज़ करो, रेस्ट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, माइक्रो सर्विसेज यूज़ करो, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, क्या चीज़, अच्छा अच्छा ठीक है, इसको एंड करते हैं एसिंक्रोनस। और इसमें बाकी कोई नया काम नहीं है, ठीक है, वो जितनी सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी है ना, उसकी एक पाइपलाइन बनाने का मकसद था कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाए कि रिक्वायरमेंट से काम स्टार्ट करो और कैसे काम करोगे। तो यहाँ पे आपको सारी वही रिलायबिलिटी और सारी भी पुरानी चीज़ें हैं, अच्छा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट बताने का मकसद ये था कि आपने कैसे काम को अप्रोच करना है। तो असाइनमेंट नंबर 2 के बाद असाइनमेंट नंबर 3 मैंने डिज़ाइन पे रखी थी, लेकिन अभी टाइम मुझे वो लग रहा है, तो आपकी जो असाइनमेंट नंबर 3 है वो डिज़ाइन के बजाय हम टेस्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे क्या। अभी असाइनमेंट नंबर 2 अपलोड नहीं किया, आज करूँगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले से रेडी हो जाना। नहीं, असाइनमेंट जो 2 है वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाओगे। अभी आपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तो नहीं बनाया ना, अभी तो जैसा आपने टेम्पलेट बनाया कि हम ऐसे काम करेंगे। अब ये केस स्टडी पे उसको मैप करोगे तो वो आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। नहीं, मैं आपको केस स्टडी दूंगा, छोटी सी केस स्टडी होगी। और असाइनमेंट नंबर 3 जो होगी ना, वो आप लोग टेस्ट डॉक्यूमेंट बनाओगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह, हाँ, नेक्स्ट वीक से नहीं बल्कि नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्टिंग। तो तब तक टेस्टिंग को हम कवर कर लेंगे, तो फिर आपने तीसरी असाइनमेंट होगी टेस्ट डॉक्यूमेंट बनाना होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि जब पढ़ लेंगे तब तक कि कैसे बनता है, तो फिर आप उसको देख लोगे। अच्छा, अटेंडेंस ले लेते हैं।
इसको भी स्टॉप कर दें।